हमारे पास जो सेल्स होती है वो क्रेडिट बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे होती है? क्रेडिट बेसिस पे। यानी कि आज सेल्स मिलेंगे, पैसे आने वाले टाइम में मिलेंगे, फ्यूचर पीरियड। एंड फ्यूचर पीरियड इज योर अनप्रेडिक्टेबल। फ्यूचर पीरियड हमारा अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर पीरियड में। तो बंदे को नुकसान हो सकता है, बिजनेस स्लैम में जा सकता है, इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, स्लैम में चली गई, ठीक है, बिजनेस खराब हो गया, नुकसान हो गया, उसके गोदाम में आग लग गई, पुराना हादसा, उसकी डेथ हो गई, कोई भी और रीजन किसी की वजह से अगर हमारे बिजनेस जो है वो उसका टर्न, उसकी बिजनेस की कंडीशन खराब होगी, वो आपके पैसे नहीं दे सकेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज योर बैड डेट्स, दैट विल बी टर्म्ड एज योर बैड डेट्स, ठीक है। अब बैड डेट्स में हमारे पास अनकलेक्टेबल कंफर्म डेट्स हो गए। सो बिजनेस में बैड डेट्स होना एक नॉर्मल चीज है, बिजनेस में बैड डेट्स होना एक नॉर्मल चीज है। तो जब हमें बैड डेट्स हमें पता है कि नॉर्मल होंगे और नहीं होने हैं, तो वो हम क्या करेंगे कि वी क्रिएट प्रोविजन फॉर दैट, वी क्रिएट प्रोविजन फॉर दैट। तो हम जो आने वाले टाइम में अगर हमें बैड डेट होने वाले हैं उनके लिए हम पहले से प्रोविजन बना के रख लेते हैं। उसको क्या कहेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उनको क्या कहेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो वी क्रिएट अ प्रोविजन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज टर्म्ड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट्स, ठीक है। अब प्रोविजन इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस कांसेप्ट। प्रोविजन किसकी एप्लीकेशन है? प्रूडेंस कांसेप्ट की। प्रूडेंस कांसेप्ट क्या कहता है? एसेट्स शुड बी अंडरस्टेटेड रादर देन बीइंग ओवरस्टेटेड। एसेट्स को कम करके बेशक लिखना है, उसको बढ़ा के लिखना है। एसेट्स शुड बी अंडरस्टेटेड रादर देन बीइंग ओवरस्टेटेड। एसेट्स को कम करके लिखना है लेकिन बढ़ा के नहीं लिखना, ठीक है। इट मींस अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 के डेटर्स हैं, 100 के डेटर्स हैं हमारे पास, एंड वी डाउट कि शायद हमें 50 के नहीं मिलेंगे, शायद हमें 50 के नहीं मिलेंगे, तो कितने के मिल रहे हैं? 95 के। इट इज असम्पशन, हमारे 100 के डेटर्स हैं और हमें डाउट है कि शायद 50 ना मिले, ठीक है। सॉरी, हमारे पास 1000 के डेटर्स हैं और 50 हमें नहीं मिलेंगे, तो वी डाउट शायद हमें 950 रिसीव हो रहे होंगे। तो व्हिच अमाउंट वी शुड बी इंक्लूडिंग इन आवर 950 बैलेंस शीट? 1000 और 950, 950। So it means we have to understate our assets rather than overstating them. हमें अपने assets को understate करके लिखना है, overstate करके नहीं लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आया करता है वो दैट इज foreseeable expenses should be accounted for and foreseeable income should only be accounted when it actually happens. अगर आने वाले टाइम में अगर हमें लगे कोई हमारा एक्सपेंस होने वाला है, अगर आने वाले टाइम में हमें लगे कि हमारा कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? उसको पहले से रिकॉर्ड करेंगे, उसको पहले से रिकॉर्ड करेंगे। फोरसीबल एक्सपेंस, अगर हम एक्सपेंस को फोरसी करेंगे उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इनकम को उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आपको कोई भी बंदा इसके पास स्टॉक पड़ा है, गाड़ी का स्टॉक है, मोबाइल का स्टॉक है, कोई भी मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है, उसके पास iPhone 6 पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस है 50,000, ठीक है। अब एक्स आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 50,000 रहेगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी डेफिनेटली। जब हमें पता है कि नया स्टॉक आता है तो पुराने की वैल्यू कम हो जाएगी। जब 50,000 से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल इट रिड्यूस टू 45, तो उसको 5,000 का पर सेट नुकसान है। सो अगर उसके पास 10 सेट पड़े हैं, 10 मोबाइल फोन्स पड़े हैं, तो पर मोबाइल फोन के हिसाब से उसको कितना नुकसान हो गया? 10,000 into 10 into 5,000 is 50,000। तो ये उसका फोरसीबल एक्सपेंस है, वो आज ही इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा कि मुझे ये नुकसान होने वाला है। So foreseeable expenses should be accounted for, whereas foreseeable income should only be accounted when it actually happens. इनकम उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब वो हो जाएगी, एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे जब हमें डाउट हो जाएगा कि ये होने वाला है। अभी देखिए हमें डाउट है कि ये 50 नहीं करेंगे, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इनकम को उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब वो हो जाएगी, ठीक है। एंड वेजेस को हम जब अगर होती है, ठीक है, उसमें भी आगे इशू है, वो आगे अप्रूव्ड और प्रीपेड का काम आता है उसके अंदर, लेकिन बेसिकली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको आगे जाके पढ़ेंगे, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हेन यू रियलाइज
ठीक है, कि आप कब रियलाइज करेंगे कि ये हो गया, ठीक है, आप कब रियलाइज करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एसेट्स शुड बी अंडरस्टेटेड रादर देन बी ओवरस्टेटेड। तो हम अपने एसेट्स को बुक्स में कम करके लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। एंड फोर्सेबल एक्सपेंसेस शुड बी काउंटेड फॉर, whereas फोर्सेबल इनकम शुड ओनली बी काउंटेड when it actually happens, ये जब अगर होगी तो उसको रिकॉर्ड होगी। Then there are two types of provisions, दो किस्म की provisions है हमारे पास। नंबर 1 जनरल प्रोविजन एंड स्पेसिफिक प्रोविजन। ओ लेवल्स की हद तक आप जो प्रोविजन बनाते हैं वो कौन सी प्रोविजन है, वो जनरल प्रोविजन है। ओ लेवल तक आप जनरल प्रोविजन बनाते हैं, उसके बाद आप जो प्रोविजन बनेगी दैट विल बी स्पेसिफिक प्रोविजन, दैट विल बी स्पेसिफिक प्रोविजन एज वेल, जनरली और स्पेसिफिकली। जनरल प्रोविजन द प्रोविजन व्हिच इज क्रिएटेड फॉर ओवरऑल डेटर्स, वो प्रोविजन जो सब डेटर्स के लिए बना रहे हैं दैट विल बी टर्म्ड एज जनरल प्रोविजन, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक डेटर या किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ डेटर्स के लिए जो हम प्रोविजन बनाएंगे दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेसिफिक प्रोविजन। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन डेटर्स जिनको आपने 50 लाख से ज्यादा क्रेडिट सेल्स कर दिए, ठीक है, या कोई ऐसा बंदा है जो आपको बहुत ज्यादा तंग करने लगा है, उसकी स्पेसिफिक प्रोविजन आप बना सकते हैं। सो स्पेसिफिक प्रोविजन किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक क्लास ऑफ डेटर्स के लिए बनाएंगे तो दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें अभी मैंने यहाँ पे जैसा लिख के बताया था कि हमें डाउट है शायद 15 ना रिसीव हो, तो 50 की अमाउंट जो डेटर्स में से हमने लेस करनी है वो हमें कहाँ से पता चलेगी, व्हाट आर द फार्मूला, व्हाट आर द क्राइटेरिया, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, नंबर 1 पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब है कि जो भी हमारे पास पिछले सालों में होता आया है, जो भी हमारे पास पिछले सालों में होता है, आने वाले सालों में भी उसी तरह ही कोई ना कोई बैड डेट्स हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2014 है, 15, 16, 17 एंड 2000। अगर यहाँ पे मेरे पास 100 है, यहाँ पे 120 के बैड डेट हो गए, फिर 150 के हो गए, फिर यहाँ पे 180 के हो गए, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली यहाँ पे भी तकरीबन 200 के करीब के बैड डेट्स हो रहे होंगे, ठीक है, तकरीबन 200 के करीब बैड डेट्स हो रहे होंगे। सो पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमें बताएगा कि पिछले सालों में कितने बैड डेट्स होते रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से होते रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसकी नेक्स्ट ईयर की प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है। आप 200, 210, 220 इसके अराउंड आप अपनी कोई फिगर कैलकुलेट, ठीक है। The first point to be considered is past accounting records, पिछले सालों में क्या होता है। Number 2 is current economic condition। तो current economic condition, for example, हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, it is in growth situation, growth पे चल रही है, ठीक है, और इकोनॉमी बूम पे है, ठीक है, बिजनेस सारा अच्छा चल रहा है, सबके पास पैसे हैं, बिजनेस रनिंग है, कैश फ्लो सबका आ रहा है, जा रहा है अच्छे तरीके से, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है, तो कोई भी किसी के पैसे नहीं रखेगा, सारे एक दूसरे की पेमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो बैड डेट्स की अमाउंट डेफिनेटली लेस होगी, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्ररी अगर दूसरी तरफ दें तो हमारे पास क्या बैड डेट्स की अमाउंट कब ज्यादा हो सकती है, जब इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा रही हो, ठीक है, स्लम हो या डाउनटर्न हो, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, हमारे पास हमारी इकोनॉमी बैड सिचुएशन में चली जाएगी, तो बैड डेट्स की अमाउंट उस वक्त ज्यादा होगी। समझ आ रही है बात की। सो इफ इकोनॉमी इन बूम सिचुएशन तो बैड डेट्स की अमाउंट कम, और अगर इकोनॉमी हमारे पास अच्छी सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में, तो बैड डेट्स की अमाउंट ज्यादा। एंड द थर्ड पॉइंट इज एजिंग स्केड्यूल ऑफ डेटर्स। एजिंग स्केड्यूल ऑफ डेटर्स का मतलब क्या है, हमारे पास अगर वो डेट जो जितना पुराना होता जाएगा, जो डेट जितना पुराना होता जाएगा वो हमारे लिए उतना ही डाउटफुल होता जाएगा, जो डेट जितना पुराना होता जाएगा हमारे लिए उतना ही डाउटफुल होता जाएगा। समझ आ रही है बात? जो डेट जितना पुराना होता जाएगा हमारे लिए उतना ही डाउटफुल होता जाएगा। समझ रहे हैं बात? फिर उसके बाद हमारे पास the 3 points to be considered over there are number 1 past accounting records, number 2 current economic condition, and number 3 aging schedule। फिर उसके बाद हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी। क्या एंट्रीज हमारे पास, नंबर 1 फर्स्ट एंट्री इज कि when you write
Now the important thing comes is the accounts, bad debt account and provision for bad debt account. ठीक है, bad debt account क्या होता है हमारे पास? bad debt account का दूसरे accounts के साथ जो मेन important चीज है bad debts की वो क्या है? bad debts account जो है वो ना उसका brought down है ना ही उसका carried down। bad debt account का ना brought down है ना ही कोई carried down। अगर हमें नाम पता होगा तो नाम लिखेंगे, नाम पता होगा तो नाम लिखेंगे, वरना वेरियस डेट्स। नाम पता होगा तो नाम लिखेंगे, वरना वेरियस डेट्स। ठीक है, जो भी साल की क्लोजिंग डेट होगी उस पे बनाना। ठीक है, अगर नाम पता होगा तो नाम लिखेंगे, वरना वेरियस डेट्स लिखेंगे और टोटल अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है वो बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट है उसमें हमारे पास थोड़ा सा स्टेप्स में बनेगा, ये जरा ध्यान से देखें। ब्रॉट डाउन स्टेप नंबर 1 साल का वो शुरू का बैलेंस, ब्रॉट डाउन स्टेप नंबर 1। ठीक है, कैरी डाउन स्टेप नंबर 2, कैरी डाउन स्टेप नंबर 2 जो साल के एंड का बैलेंस। ब्रॉट डाउन स्टेप नंबर 1, कैरी डाउन स्टेप नंबर 2। देन वी गो टू बैलेंस द अकाउंट, फिर अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अगर इधर बैलेंस आ गया तो हमारा एक्सपेंस होगा, इस तरफ बैलेंस आ गया तो हमारा प्रॉफिट होगा या इनकम। ठीक है, सॉल्व करके देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साल के शुरू का बैलेंस है 500, ठीक है, एंड क्लोजिंग बैलेंस है 700। ब्रॉट डाउन को मोस्टली दिया हुआ होगा या नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कैरी डाउन हमने खुद ही कैलकुलेट किया, क्लोजिंग प्रोविजन नॉर्मली हम खुद कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास इसका टोटल कितना आ गया? बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 700 इधर 700 इधर, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड। फिर अकाउंट को बैलेंस करने का डिफरेंस कितना आएगा? 200, यानी कि हमारे पास 500 से प्रोविजन 700 हो रही है, इंक्रीज इन प्रोविजन है तो इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है, ब्रॉट डाउन लिखा, कैरी डाउन लिखा, अकाउंट को बैलेंस किया, बैलेंस किया था एक्सपेंस। ठीक है, क्वेश्चन समझिए कि मैंने ब्रॉट डाउन नहीं लिया, कैरी डाउन में तो हमें इंक्रीज होगी तो हम प्लस कैरी डाउन हमें खुद कैलकुलेट करना होगा। हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन देंगे उनकी वैल्यूज के उसके ऊपर कैलकुलेट। जैसे हमें हैबिट सेट कौन सी वाला वो तो जब अकाउंट बनेगा तो फिर उसमें देखना है कि किस साइड पे हमें बिगर टोटल लिखना है, कौन सा बिगर टोटल है। ठीक है, अब अगर इसी तरह हमारे पास 500 ब्रॉट डाउन है, ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास साल के एंड पे जो क्लोजिंग बैलेंस बना, ठीक है, दैट इज 400। क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 400। सो बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 500 इधर आ जाएगा, 500 इधर आ जाएगा। अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट में चला जाएगा 100। तो पहले ब्रॉट डाउन लिखना है, फिर कैरी डाउन लिखना है, फिर उसके बाद अकाउंट को बैलेंस करना है, तो हमारे पास प्रोविजन या उसमें जो इनकम स्टेटमेंट या एक्सपेंस की जो वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, सो बैड डेट अकाउंट में ना तो ब्रॉट डाउन है ना ही कोई कैरी डाउन। ठीक है, नाम पता होगा, नाम लिखेंगे, वरना वेरियस डेट्स और इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ब्रॉट डाउन लिखेंगे स्टेप 1, कैरी डाउन स्टेप 2, फिर इनकम स्टेटमेंट। अगर इधर आया तो एक्सपेंस, इधर आया तो ठीक। फिर इसके बाद इसके इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे रिडक्शन इन प्रोविजन, जो हमारे पास प्रोविजन हमारे पास रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन इन प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे इसके अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर लेंगे। देन ऐड रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ये भी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में कि बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है। लेस एक्सपेंसेस एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इन सारी वैल्यूज को लिख देंगे तो ये हमारे पास बैड डेट्स इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड, अगर एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में। ठीक है, फिर लास्ट इज योर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स में क्या चीजें आती हैं हमारे पास? सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ, फिर लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और फिर लेस कर देंगे इसकी कैलकुलेशन में डिफरेंस है, इसकी कैलकुलेशन में डिफरेंस है। ये अगर हम ऐसे कर नहीं सकते, क्योंकि
and provision for doubtful debt continued. Bad debts to be written off. Bad debts to be written off means these are the debts which are still included in debtors, ठीक है, and we have to write off. हमने उन debtors को बीच में से निकालना है, तो they are known as bad debts to be written off. वो debts जो हम write off कर चुके हैं बुक्स में से, लेकिन उनको debtors में से अभी नहीं निकाला, तो उनका क्या करेंगे, पहले debtors में से माइनस करेंगे, bad debts to be written off. When it is only written bad debts written off, इसका मतलब है कि वो bad debts write off हो चुके हुए हैं. Bad debts written off का मतलब है bad debts write off हो चुके हुए हैं. To be written off का मतलब है कि it has to be written off. अभी हमने इनको write off नहीं किया, अभी हमने इनको write off करना है. When it is to be written or any sentence or any indication by the examiner which states और which means कि हमने इनको अभी debtors में से निकालना है. कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, कोई भी वर्ड, कोई भी ऐसी चीज कि the debtors are still included in the debtors are still added in the amount given above, यानी कि कोई भी ऐसी इंडिकेशन कि हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसमें वो बैड डेट्स इंक्लूडेड हैं, तो इसका मतलब है कि पहले हमने उनको डेटर्स को बैड डेट्स को डेटर्स में से माइनस करना है. ठीक है, सो बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, पहले डेटर्स में से माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगी हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स की, उनके ऊपर हमने परसेंटेज लगानी है और प्रोविजन कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सो बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ आर द डेट्स व्हिच आर स्टिल इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स दैट हैव टू बी रिटन ऑफ बिफोर कैलकुलेटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. फॉर एग्जांपल, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 10,200 के एंड वी आर हैविंग बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, यानी कि बैड डेट्स हो चुके हैं लेकिन अभी हमने उनको राइट ऑफ नहीं किया, तो 200 को बैड डेट्स में से निकाल देंगे, पहले तो डेटर्स में से निकालेंगे 200. अब ये वो बैड डेट्स हैं जिन्होंने हमें पैसे नहीं देने, कंफर्म हो गया पैसे नहीं देने, तो जो हमें पैसे नहीं देगा उसके ऊपर हम प्रोविजन लगाएंगे? नो, हम जो हमें पैसे नहीं देगा हम उसके ऊपर किस चीज के लिए, तो पहले डेटर्स में से बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसके ऊपर प्रोविजन लगाएंगे. फॉर एग्जांपल 10,000 के ऊपर 5% प्रोविजन लगाएंगे, तो हमारे पास 10,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 9,500 वो डेटर्स बचेंगे जो बैलेंस शीट में जाएंगे. ठीक है, बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, पहले डेटर्स में से उसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसके ऊपर प्रोविजन लगाएंगे. ठीक है जी, प्रोविजन तो वो होता है ना जो हमारा ख्याल होता है. हाँ, डाउट, तो अब ये तो कंफर्म है, इसने देने नहीं है, तो फिर उसके ऊपर तो डाउट वाली बात नहीं है ना. ठीक है, बैड डेट टू बी रिटन ऑफ समझ आया, पहले डेटर्स में से माइनस करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम प्रोविजन लगाएंगे. नेक्स्ट आइटम which comes is bad debts recovered. Bad debts recovered क्या होते हैं हमारे पास? ठीक है, bad debts recovered are those debts which were previously written off as bad debts in the financial statements. वो debts जो कि हम अपने पिछले सालों में या पिछले किसी साल में इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर चुके हैं, बैड डेट हो गया पिछले किसी साल में भी, फॉर एग्जांपल दिस इज 2018, 2015 में, 2016 में कोई डेटर हमारा बैड डेट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, हमने उसको बुक्स में से बैड डेट करके निकाल दिया उसको बुक्स में से, लेकिन वो बंदा किसी भी तरीके से वापस आ जाता है और हमें पैसे दे देता है ड्यू टू एनी रीजन. एग्जांपल बैंकरप्ट हो गया या उसके पास उसको पैसे नहीं थे, ही वाजंट एबल टू पे अस, लेकिन अब वो कहता है जी मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं, तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी बैड डेट रिकवर्ड. दैट विल बी बैड डेट रिकवर्ड. और बैड डेट रिकवर्ड हमारे पास किस में आते हैं? जैसे हम कंट्रोल अकाउंट में पढ़ा था ना, बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसी तरह बैड डेट रिकवर्ड हमारी सिंपली इनकम होती है. बैड डेट रिकवर्ड इज योर इनकम. बैड डेट रिकवर्ड इज योर इनकम. अब उसके टी अकाउंट कैसे बनेगा? बहुत सिंपल सा अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे डेबिट साइड पे, ठीक है, और उसमें बैंक या ट्रेड रिसीवेबल्स बंदे का नाम भी लिख सकते हैं, एंड दैट्स इट. बैड डेट्स रिकवर्ड इज सिंपली योर इनकम. बैड डेट्स रिकवर्ड इज सिंपली योर इनकम. ठीक है,